ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, चेरेनकोव रेडिएशन। तो देखो यहाँ पे ये जो रेडिएशन है उसके बारे में सबसे पहले समझना है कि ये कौन सी रेडिएशन है। मैं पिक्चर से आपको बताने की कोशिश भी करूंगी, फिर हम इसका डेरिवेशन कर लेंगे। अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन डज नॉट रेडिएट। ये हमें भी पता है, अगर एक चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो रेडिएशन इमिट नहीं करेगा, दैट वी नो। बट चार्ज पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ मटेरियल मीडियम emits in certain circumstances an unusual type of radiation first observed by P.A. Cherenkov. Hence, such radiation is called Cherenkov radiation. यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास वैक्यूम की बात करें या फिर एयर मीडियम ले, मतलब कोई मीडियम नहीं है, उसमें अगर एक सिंगल चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो कोई रेडिएशन इमिट नहीं करेगा। लेकिन किसी मीडियम के अंदर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी हो सकता है, कैसा भी कोई मीडियम है, किसी मीडियम के अंदर वही चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो हमें एक अनयूजुअल टाइप की रेडिएशन देखने को मिलती है। ये सबसे पहले P.A. चेरेनकोव ने ऑब्जर्व की थी, तो उनके नाम पे इन रेडिएशन का नाम रखा गया चेरेनकोव रेडिएशन। लेकिन ये क्यों हो रहा है कि जब मीडियम नहीं है तो रेडिएशन नहीं मिल रही है, लेकिन अगर मीडियम के अंदर है तो एक्सेलरेशन ना होने के बावजूद भी रेडिएशन मिल रही है। सो व्हाई the emission of Cherenkov radiation is a cooperative phenomenon involving a large number of atoms of the medium whose electrons are accelerated by fields of the passing particle and so emit radiation. अच्छा, उसका रीजन क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि हमारे पास में आपने जो पार्टिकल लिया था और यहाँ पे मान लीजिए मीडियम भरा हुआ है, मीडियम के अंदर बहुत सारे एटम्स रखे हुए थे। ये पार्टिकल जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मीडियम के अंदर एंटर किया तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स है ये उनसे टकराया, करेक्ट। और इस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो वो जो एटम्स यहाँ पे मीडियम के अंदर थे, उस एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। एटम के पास में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं। सो बाहर इलेक्ट्रॉन्स थे, उस मॉलिक्यूल या एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जब इसके पास में गया, इससे टकराया, तो जो मीडियम के एटम का इलेक्ट्रॉन था उसको लगा कि वहां पर कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की गई है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी थी? जो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अंदर के मीडियम के जो एटम है या मीडियम के जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनको ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दी। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दी तो उनके ऊपर फोर्स लगा, क्यू ई, और जब फोर्स लगा तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया, और एक्सेलरेशन की वजह से रेडिएशन इमिट होने लग गई। लेकिन ये रेडिएशन हर कंडीशन में इमिट नहीं होती है, इसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती है, सर्कमस्टांसेस होती है, और वो हमें प्रूव करनी है। अच्छा, ये यहाँ पे कहना चाह रहे थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इट मस्ट बी एम्फेसाइज्ड that Cherenkov radiation is entirely unrelated to bremsstrahlung, which is almost always emitted by the moving or accelerated electron, while the Cherenkov radiation is emitted by the medium under the action of the passing particle. कहना चाह रहे हैं कि चेरेनकोव रेडिएशन को ब्रेमस्ट्रालंग, ये बड़ा डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस वर्ड है मेरे लिए, उस रेडिएशन से आप इसको कंपेयर ना करें, क्योंकि ब्रेमस्ट्रालंग रेडिएशन जो है वो पार्टिकल खुद एक्सेलरेशन में होता है तब इमिट होती है, जबकि चेरेनकोव रेडिएशन में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है और किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को फोर्स दे देता है, और वो मीडियम की उस मीडियम के अंदर से रेडिएशन निकलती है, करेक्ट। पासिंग पार्टी यानी कि ब्रेमस्ट्रालंग ब्रेमस्ट्रालंग जो रेडिएशन है उसके लिए पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन खुद के पास होना चाहिए और खुद रेडिएशन इमिट करेगा, जबकि चेरेनकोव के लिए पासिंग पार्टिकल केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और दूसरा पार्टिकल उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स को फील करेगा और एक्सेलरेशन आएगा और वो रेडिएशन इमिट करेगा। सो आई होप दोनों में डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। The distinction between the two types of radiation appears with particular clarity when the particle has a very large mass। ये हमें नहीं करना है, छोड़ो। अच्छा, अभी ये जो मैथमेटिकल वाला पार्ट है, इसको करने से पहले हम पिक्चर से थोड़ा सा समझते हैं।
देखो, हमारे पास ये जो जितना भी आपको सामने पिक्चर दिख रही है, मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। इसके अंदर हमने एक स्टेशनरी पार्टिकल को रख दिया, v इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, v इज इक्वल्स टू जीरो, स्टेशनरी पार्टिकल, और वो इमिट कर रहा है रेडिएशन। तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है सेंटर पे रखा हुआ है। अब सेंटर पे जो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो वो अपने जहां जहां पे रखा हुआ है वहीं पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा। और क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये पूरा का पूरा क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जो एटम इस इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आएंगे, वो फोर्स को फील करेंगे। फोर्स को फील करते ही एक्सेलरेशन होगा, और रेडिएशन जो है वो चारों तरफ इमिट होगी। और रेडिएशन जब चारों तरफ इमिट होती है, तो आपको पता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में फैलती जाती है। स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में चारों तरफ फैलती जाती है। तो रेडिएशन जो है यहाँ पे, ये सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं कर रहा है ये रेडिएशन। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो एटम है, वो एटम यहाँ पे जो जो एटम इस इलेक्ट्रॉन से टकराता जा रहा है, वो रेडिएशन इमिट करता जा रहा है। सो पहले एक वेव फ्रंट निकला और वो आगे बढ़ता गया। तो सबसे पहला वेव फ्रंट निकला, वो यहाँ पर पहुंच गया, और उसके बाद वेव फ्रंट निकला, वो यहाँ पर पहुंच गया। सो इस डायरेक्शन में इस तरह से चारों चारों तरफ अपन को स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेंगे। लेकिन कोई भी स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वो एक दूसरे के साथ में क्रॉस नहीं कर रहे हैं, यानी कि इंटरफियरेंस नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर इंटरफियरेंस नहीं हो रहा है। सो ये वाली रेडिएशन जो है, हम इसे चेरेनकोव रेडिएशन नहीं करेंगे, सिंपली ये इमिटिंग लाइट है। यहाँ पे एक कंडीशन ये हो जाएगी करेक्ट, यहाँ पर पार्टिकल के पास कोई वेलोसिटी नहीं है। अब पार्टिकल मूविंग विद सम वेलोसिटी विच इज स्लो। अब ये किससे स्लो है, ये अपन को देखनी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बार पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले पार्टिकल यहाँ था, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोजेक्ट हमने जो किया है वो यहाँ पे था। तो जब वो यहाँ पे था, तो यहाँ वाला जो एटम इससे टकराया होगा, उसने एक स्फेरिकल वेव फ्रंट यानी कि रेडिएशन इमिट करी। ठीक है, फिर हमारा पार्टिकल थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंच गया। तो जब यहाँ पर पहुंचा, तो आगे जाने के बाद सेकेंड वेव फ्रंट जनरेट हुआ। तो पहला वेव फ्रंट जो है तब तक थोड़ा दूर निकल चुका था, और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट वाला वेव फ्रंट जनरेट हुआ, फिर सेकेंड वाला वेव फ्रंट जनरेट हुआ, फिर यहाँ पर थर्ड पोजीशन में था तो थर्ड वाला वेव फ्रंट जनरेट हुआ, फिर यहाँ पर फोर्थ वाला वेव फ्रंट जनरेट हुआ, फिर यहाँ पर हमारे पास फिफ्थ वाला वेव फ्रंट जनरेट हुआ, और फिर हमारा ये सिक्स्थ वाला वेव फ्रंट जनरेट हुआ। साइज जो है सर्कल का वो डिक्रीज होता जा रहा है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पार्टिकल जहां पे होता है, जस्ट वहीं पर वेव फ्रंट जनरेट होता है। तो सबसे पहले वो डॉट के फॉर्म में होता है, धीरे धीरे बड़ा स्फेयर बनता है। तो पार्टिकल जैसे बहुत आगे निकल जाता है, तब उसने सबसे पहला जो सर्कल बनाया होगा, वो चारों तरफ फैलता जाता है, इसलिए उसका साइज बढ़ता जाता है। इसलिए पहला वेव फ्रंट जो है वो सबसे बड़े साइज का स्फेयर दिख रहा होगा, सेकेंड वेव फ्रंट आपको थोड़ा छोटे साइज का दिख रहा होगा, थर्ड वेव फ्रंट आपको थोड़ा और छोटा दिख रहा होगा, सिक्स्थ वेव फ्रंट का सबसे छोटा दिख रहा होगा, और जब ये आगे जाएगा तो सेवंथ वाला और छोटा बनेगा, क्योंकि जनरेट तो वहीं से हो रहा है। इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि जो वेव फ्रंट है, अब ये पहला वेव फ्रंट है, ये चारों दिशाओं में फैला तो है। अगर ये वेव फ्रंट फैला है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो होती है c/n। वाई, क्योंकि ये जो वेव निकलती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। लेकिन क्योंकि हम मीडियम में बात कर रहे हैं, सो किसी मीडियम के अंदर लाइट की जो स्पीड होती है वो c/n फॉर्मूले से दी जाती है। ठीक है, ये आपके वेव फ्रंट की स्पीड है, ये वेव फ्रंट की स्पीड है। वेव फ्रंट चारों तरफ जिस स्पीड से फैल रहा है, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में है, इस तरह इस डायरेक्शन में, ये आपके पास v है। सो इस कंडीशन में जब v लेस देन c/n है, तो पिक्चर को अच्छे से समझने की कोशिश करना कि वेव फ्रंट जो है वो ज्यादा स्पीड से फैल रहा है। तो पहला सर्कल जो है वो बहुत आगे बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन तब तक थोड़ी सी ही दूरी पर चला, इसलिए सेकेंड वेव फ्रंट पहले वाले के पूरी तरह से अंदर है। ठीक है, और थर्ड वेव फ्रंट सेकेंड वाले के पूरी तरह से अंदर है। यहां पर भी इंटरफियरेंस नहीं हो रहा है, कोई भी वेव फ्रंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि ये आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा कि वेव फ्रंट जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट चलता, तो वेव फ्रंट पीछे छूट जाता, और इलेक्ट्रॉन बहुत आगे चला जाता, और आगे जाके नया वेव फ्रंट बनाता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसकी वेलोसिटी वेव फ्रंट की वेलोसिटी से कम है, ये वेव फ्रंट की वेलोसिटी है, यानी जो रेडिएशन इमिट हुई है,
ये रेडिएशन की वेलोसिटी है और ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। सो अगर ये वेव फ्रंट की वेलोसिटी से कम हुआ तो भी हमें यहाँ पे इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। सो रेडिएशन तो है यहाँ पे, पर यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है। फर्स्ट वाले केस में देखो यहाँ पर भी इंटरफेरेंस नहीं था। सो इंटरफेरेंस ना यहाँ पे है ना सेकेंड वाले केस में है। अब देखते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में यहाँ पे हो रहा है पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी जो है इस बार वेव फ्रंट की स्पीड से ज्यादा है। अगर वेव फ्रंट की स्पीड से ज्यादा होगा तो देखो पहला वाला वेव फ्रंट जब तक यहाँ पहुंचेगा उससे पहले इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट आगे चला जाएगा और बहुत आगे जाके वो नया वेव फ्रंट बना देगा। तो जो दूसरा वाला वेव फ्रंट होगा, दूसरा वाला वेव फ्रंट होगा, वो इस बार पहले वाले के पूरा अंदर नहीं रहेगा। देखो इससे प्रीवियस केस में क्या था, पहला वाला वेव फ्रंट यहाँ पर था, करेक्ट, और दूसरा वाला वेव फ्रंट उस टाइम पे यहीं पर पहुंचा था। इस बार पहला वाला वेव फ्रंट जब यहाँ होगा तो दूसरा वाला बहुत आगे निकल चुका होगा, है ना, क्योंकि पार्टिकल बहुत आगे चला जाए। डिपेंड करता है पार्टिकल कहाँ पे है, जहां पार्टिकल होगा वेव फ्रंट वहीं जनरेट होगा। सो ये फर्स्ट पोजीशन थी फर्स्ट वेव फ्रंट के लिए, वो सेकेंड वाली पोजीशन पे बहुत जल्दी आ गया। बहुत जल्दी आने की वजह से क्या हुआ कि पहला वाला वेव फ्रंट उतना ज्यादा दूर नहीं जा पाया, उतना ज्यादा दूर नहीं जा पाया, उससे पहले सेकेंड वेव फ्रंट आ गया तो पहला आगे बढ़ ही नहीं पाया, उसी से पहले वहां पे सेकेंड वाला जनरेट हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वेव फ्रंट जो है, और फिर तीसरा वाला हो गया, फिर चौथा वाला हो गया, फिर पांचवा हो गया, फिर छठा हो गया, एंड सो ऑन। तो थर्ड लोकेशन जो है, फोर्थ लोकेशन जो है, फिफ्थ लोकेशन, ये इन सब स्फीयर के सेंटर पे है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे इस बार इंटरसेक्शन हो रहा है, इस बार सारे वेव फ्रंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ कट कर रहा है, 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 यहाँ कट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस बार इंटरफियरेंस हो रहा है, क्योंकि ये वेव फ्रंट ही तो है और दो वेव जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती है तो होता क्या है, इंटरफियरेंस होता है। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है, और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के जो पॉइंट्स है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जो पॉइंट्स है, जब अपन उन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो यहाँ पर पिक्चर देखो, ये एक लाइन ब्लू कलर की लाइन आपको यहाँ पे दिखी हुई है, टेंजेंशियल लाइन है, इस डायरेक्शन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटेंस रेडिएशन निकलती है, और ये रेडिएशन जो होती है वो होती है आपके पास चेरेनकोव रेडिएशन। लेकिन ये तभी इमिट होगी जब पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वेव फ्रंट की वेलोसिटी से ज्यादा होगी, क्योंकि हमने देख लिया v बराबर 0 पर तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा था, और v लेस देन c बाय n पर भी हमारे पास इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, सिर्फ इस कंडीशन में हमारे पास इंटरफेरेंस होगा। सो ये चेरेनकोव रेडिएशन का डायग्राम जो है, ये डायग्राम अब मैं आपको दिखा देती हूँ जो हम उसमें पढ़ेंगे। तो ये वाला रेडिएशन, सो मुझे इसको बड़ा करना पड़ेगा सबसे पहले, बहुत ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा ताकि आपको दिख जाए। ओके, आई होप अपन को दिख रहा है। सो अरे यार, इससे ऊपर वाला पार्ट छूट गया, एनीवेज। ओके, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। एन हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, एन हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। अब देखो इस कंडीशन में हमने देख लिया कि जो हमारे पास में डायग्राम जो बन रहा था चेरेनकोव रेडिएशन का, वो इस तरह से बन रहा था, करेक्ट। सो ये जो डायरेक्शन है वो चेरेनकोव रेडिएशन की डायरेक्शन है जो मैंने आपको बता दिया था, और ये डायरेक्शन हमारे पास पार्टिकल की जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था उसकी वेलोसिटी है v, और ये चेरेनकोव रेडिएशन है जो इस डायरेक्शन में हमारे पास इसकी स्पीड होगी, वो कितनी होगी, c बाय n होगी, और कंडीशन हमारे पास क्या होगी, v ग्रेटर देन c बाय n होगा। सो हमारे पास में अगर अपन ध्यान से देखें तो ये एक डायरेक्शन है और एक ये डायरेक्शन है, करेक्ट, एक ये डायरेक्शन है। सो जो वेव फ्रंट है वो तो चारों डायरेक्शन पूरे चारों तरफ फैल रहा है। तो अगर वेव फ्रंट जो है, वेव प्रोपेगेशन वेक्टर देखा जाए, तो अगर उसको के लेते हैं तो जो चेरेनकोव रेडिएशन हमें मिली है उसके अंदर तो के एक्स कंपोनेंट भी होगा, के वाई कंपोनेंट भी होगा और के जेड कंपोनेंट भी होगा, करेक्ट, हमारे पास तीनों होगा। सो हमारे पास उसकी जो वेलोसिटी होगी वेव फ्रंट की, वो वेव फ्रंट की वेलोसिटी अपन क्या लिखेंगे, ओमेगा बाय के लिखेंगे। ओमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी और के क्या होगा, उसका प्रोपेगेशन कांस्टेंट होगा। लेकिन जो पार्टिकल है, अब हमारे पास ये वाला वेक्टर है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक वेक्टर आपके पास इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके दो कंपोनेंट कीजिए, तो आप बोलोगे एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा। अगर ये एंगल थीटा है और इस डायरेक्शन में के प्रोपेगेशन है तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, के कॉस थीटा।
और ये k cos थीटा किस डायरेक्शन में आ रहा है, जिस डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल जा रहा था स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। सो पार्टिकल जो है अगर उसको भी अपन एक वेव की तरह ट्रीट करें तो उसकी वेलोसिटी जो है उसे अपन v लिखेंगे और बाद में उसकी वेलोसिटी अपन क्या लिखेंगे, ओमेगा बाय k होना चाहिए। लेकिन इस डायरेक्शन में k का केवल कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, x कंपोनेंट आ रहा है। सो पार्टिकल की स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे तो ओमेगा अपॉन kx लिखना पड़ेगा, और ओमेगा अपॉन kx जो है और ओमेगा अपॉन k, अब इसको समझना, ओमेगा अपॉन kx और ओमेगा अपॉन k। सो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में जा रहा था उसकी स्पीड तो आई है ओमेगा अपॉन के एक्स, और जो वेव फ्रंट था हमारे पास, जो चेरेनकोव रेडिएशन मिली है हमें, चेरेनकोव रेडिएशन की स्पीड जो आ रही है वो हमारे पास आ रही है ओमेगा बाय के। हमें पता है कि जो के स्क्वायर होता है वो होता है के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। अब आप ध्यान से बताओ कि ओमेगा अपॉन के एक्स में और ओमेगा अपॉन के में कौन ज्यादा बड़ा है। हमें पता है कि के एक्स जो है, देखो तीनों स्क्वायर मिलेंगे तब के बनेगा, है ना। सो के एक्स की वैल्यू जाहिर सी बात है के से तो कम ही होगी, क्योंकि इस के में तीन कंपोनेंट है एक्स वाई जेड, जबकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक्स कंपोनेंट है। सो अगर के एक्स लेस देन के है और ओमेगा सेम है दोनों का, सो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे तो क्योंकि के एक्स छोटा है, क्योंकि के एक्स छोटा है सो ये क्वांटिटी बड़ी होगी, यानी ओमेगा अपॉन के एक्स जो है वो ओमेगा बाय के से ज्यादा होगा। और ये हमारे चेरेनकोव रेडिएशन की कंडीशन भी थी कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास ओमेगा बाय के, यानी ये वेव फ्रंट की थी। तो चेरेनकोव रेडिएशन की जो वेव फ्रंट हमें मिल रहा है उस वेव फ्रंट की वेलोसिटी से पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो कम मिल रही है। सो ये चीज मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे v एज इट इज है, करेक्ट। और ओमेगा बाय के को अपन ने क्या लिखा है, c बाय एन, क्योंकि मैंने आपको बताया था ओमेगा बाय के जो है वो c बाय एन के इक्वल है, where n is a function of it. Thus, Cherenkov radiation of frequency omega occurs only if the velocity of the particle, जो सीधा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है उसकी बात हो रही है, velocity of the particle exceeds, यानी वो ज्यादा हो जाती है फ्रॉम द फेज वेलोसिटी ऑफ वेव फ्रंट, जो वेव फ्रंट आपका जा रहा है, क्योंकि ओमेगा बाय के किसका फॉर्मूला होता है, फेज वेलोसिटी का, और डी ओमेगा बाय डी के किसका होता है, ग्रुप वेलोसिटी का। यहाँ बात किसकी फॉर्मूला क्या आया था, ओमेगा बाय के। इसलिए हमें कहा जा रहा है कि चेरेनकोव रेडिएशन तभी अकर करेगी अगर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एक्सीड्स द फेज वेलोसिटी ऑफ वेव ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ओमेगा ही फ्रीक्वेंसी दोनों की, इन द मीडियम कंसर्न। आई होप ये समझ में आ गया। के एक्स हमने देख लिया, के कोस थीटा है, के की वैल्यू हमने रख दी, कितनी है के की वैल्यू हमारे पास, कितनी हो जाएगी, एन ओमेगा बाय सी। ये आई होप अपन को समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप देख लो इस वाले फॉर्मूले से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से के की निकालना हो, के निकालना हो तो कितना आ जाएगा, एन ओमेगा बाय सी। सो ये एन ओमेगा बाय सी आ जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और वी फाइंड दैट ओमेगा बाय वी अगर अपन को निकालना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ओके ये मैं बता देती हूँ आपको। कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं बेसिकली अपन इस जगह से, यहाँ से, यहाँ से v इक्वल टू क्या है, ओमेगा अपॉन के एक्स है, तो यहाँ से के एक्स की वैल्यू निकालो, इससे के एक्स की वैल्यू निकालो, कितना आएगा, ओमेगा बाय के, सॉरी ओमेगा बाय वी। सो के एक्स की जगह कितना आ जाएगा, ओमेगा बाय वी। और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, के है, राइट हैंड साइड में हमारे, सॉरी राइट हैंड साइड में ये वाली वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू अपन ने यहाँ पुट कर दी। तो यहाँ से अपन कॉस थीटा निकालेंगे, करेक्ट, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा सी अपॉन एन वी, ठीक है, सी अपॉन एन वी हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब बाकी छोड़ दीजिए, अब आते हैं हमारी और मैथमेटिक्स पे। मैक्सवेल की चार इक्वेशन हम जानते हैं, ये होती है अगर अपन जो मीडियम ले रहे हैं वो आइसोट्रोपिक है, नॉन परमिएबल है और परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो डी हमारे पास ये हो जाएगा, बी हमारे पास ये हो जाएगा। मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी जो कि आपने पढ़ रखा है। इसके अलावा कुछ और रिलेशन हमें पता है, एन हमने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ रखा है, रूट ऑफ के ई और के एम होता है, मतलब रूट ऑफ एप्सिलॉन आर और म्यू आर, बेसिकली म्यू एप्सिलॉन आर को के ई लिखा है, म्यू आर को के एम लिखा है। तो के ई की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। यहाँ पर क्योंकि हमारा नॉन मैग्नेटिव मीडियम है, नॉन परमिएबल है, तो ये वैल्यू तो वन हो जाएगी, ये वैल्यू तो वन हो जाएगी हमारे पास में। और ये सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एन की वैल्यू आ जाएगा, रूट लगाना भूल गई, ये के ई, ठीक है। नाउ इन द प्रेजेंट केस द एक्सट्रानियस चार्ज एंड करंट डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन बाय, अब हमें चार्ज डेंसिटी और जे की वैल्यू लिखनी है। तो देखो रो की वैल्यू क्या लिखी है, रो लिखा है ई डेल्टा आर माइनस वी टी,
इसका क्या मतलब है? डेल्टा फंक्शन का यहाँ पे क्यों यूज किया है? डेल्टा फंक्शन का यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि सपोज ये स्क्रीन पे जितना भी पार्ट आपको शो हो रहा है ये सारा का सारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास में ई चार्ज है, वो जब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो किसी टाइम पे वो यहाँ होगा, लेकिन जब वो स्ट्रेट लाइन में जाते जाते जब यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? रो हो जाएगी, और रो यहाँ पे आ जाएगा। फिर वो थोड़ा और आगे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तब यहाँ पर चार्ज जीरो हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन v स्पीड से चल रहा है तो किसी टाइम t पर हम देखेंगे तो वो कितनी दूरी पर होगा? ओरिजिनल पोजीशन से vt डिस्टेंस पे होगा। तो डेल्टा के आगे अगर मैं r माइनस vt ये फंक्शन लूं तो इसका मतलब जब r इज इक्वल, और इसको e से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर अपन रो को इसके इक्वल रखें, तो जब r इज इक्वल टू vt है उस कंडीशन में हमारा डेल्टा फंक्शन 1 हो जाएगा और रो की वैल्यू e आ जाएगी। और जब r नॉट इक्वल टू vt है, यानी कि r नॉट इक्वल टू vt वो डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। सो जब r नॉट इक्वल टू vt है तब डेल्टा फंक्शन जीरो हो जाएगा और रो आपको क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। तो ये डेल्टा फंक्शन इंट्रोड्यूस करने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वहीं आपको रो मिलेगा, और जहां से वो निकल जाएगा आगे चला जाएगा तो पीछे रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सो ये हमारे पास रो वो है। सेम चीज जे के साथ है, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट भी आपको वही मिलेगी जहां जहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। सो सेम हम जानते हैं जे का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ई है, वेलोसिटी वी है, साथ में लगा दो आर माइनस वी टी। तो जहां जहां पर जब आर इक्वल टू वीटी होगा यानी वीटी लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो वहां पर करंट मिल जाएगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। सो इस कंडीशन में हमारे पास इक्वेशन 3 ये वैलिड हो जाएगा। अगर फाइव और ए स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल है तो हम यहाँ पर उनकी कुछ रिलेशन जो है वो अपन लिखेंगे यहाँ पे। सो बी इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ए अपन जानते हैं, एंड ये रिलेशन आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। E इज इक्वल्स टू माइनस डेल ए अपॉन डेल टी माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाइव। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं कुछ रिलेशन क्लासिकल मैकेनिक्स से डायरेक्टली यहाँ पर लूंगी, और उसका या फिर आपने ईडी में भी पढ़ रखा होगा, सेमेस्टर 1 की ईडी में। हम एडवांस क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कर रहे हैं, आपने बेसिक क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये पढ़ रखा होगा। एंड लॉरेंज कंडीशन भी आपने पढ़ रखी होगी। लॉरेंज कंडीशन हमारे पास ये होती है, ठीक है। और यहाँ पर म्यू नॉट और साथ में देखो एप्साइलन है, यहाँ पर म्यू नॉट के साथ में एप्साइलन नॉट नहीं है। अगर म्यू नॉट एप्साइलन नॉट होता था तो अपन 1/c² लिखते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे म्यू नॉट एप्साइलन है, परमिटिविटी है, इसलिए आ क्या रहा है? n² अपॉन c² आ रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर 4 आपको ध्यान रखनी है, ये होता है, और यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ई के बराबर है, n² के बराबर है, ठीक है। सो इसके बाद में हमारे पास में मैक्सवेल इक्वेशन हमें पता है क्या होती है। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 3 in equation number 2 we note that the Maxwell equation are equivalent to the following two inhomogeneous equation for the potential। oh my god, 3 को 2 में पुट करना है, मैं पुट करूं या नहीं करूं? कहाँ पुट करना है? लेट मी जस्ट सी। इक्वेशन 2 है कर्ल ऑफ ई माइनस डेल बी बाई डेल टी। कर्ल ऑफ ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। और क्या कहना चाह रहे हैं ये? इक्वेशन 3 को पुट करना है विच इज बी और ए की वैल्यू। बी तो हमारे पास है डेल क्रॉस ए, बी तो हमारे पास है डेल क्रॉस ए, और ई हमारे पास है माइनस डेल ए बाई डेल टी माइनस डेल फाइव। ये है ओके। ये डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्लासिकल मैकेनिक्स में है, सो यहाँ से आपको मिल जाएगा। जस्ट स्क्रीन पे थोड़ा सा हम जल्दी से देख लेते हैं। देखो ये मैक्सवेल की इक्वेशन है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ये चार, जस्ट अ मिनट। यस, मैक्सवेल की चारों इक्वेशन यहाँ पे अपन को दिख रही है, और ये हमें गिवन है अभी जो कंडीशन अपन ने देखी थी। डाइवर्जेंस निकालेंगे आप, ये बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स वाली बुक जेसी उपाध्याय से बता रही हूँ मैं आपको, सो आपको मिल जाएगा ये। एंड यहाँ पर कर्ल बी जो है वो कर्ल ऑफ ए हो जाएगा, और उसका फॉर्मूला लगाएंगे अपन डेल क्रॉस ए का, तो ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस डेल टू ए हो जाएगा। ई एंड कर्ल बी की वैल्यू फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन से पुट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। सो ये वाली वैल्यू जो है ये जिसके भी इक्वल आ रही है हमारे पास में यहाँ पे देख लेना, मतलब ये डेरिवेशन है।
ये इसके इक्वल आ जाएगा, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। बस कुल मिला के वैल्यूज पुट करी है, और ये आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में कर रखा है, इसलिए मैं इसको नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन आएगी, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा। और अगर अपन ए को इस तरह से डिफाइन करें कि ये जो इस ब्रैकेट है ये वाली टर्म हमें जीरो मिल जाए, तो ये वही इक्वेशन है जो हमें अभी मिल रही है, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें ये वाली जीरो, ये म्यू नॉट जे में हो जाएगा, और फाई के अंदर भी ये वाली कंडीशन हमारे पास जीरो आ जाएगी। ये हमारे पास डी एल नंबर, वो जो ऑपरेटर होता है वो होता है जिसकी ये वैल्यू होती है डेल स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर। ये आपने पढ़ रखा है, दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको डिटेल में देखो, ये कंडीशन जीरो रखेंगे तो हमें मिल जाएगा, ये लॉरेंस कंडीशन होती है। सो मैं आपको फिर से ये दिखा देती हूँ, आप इसको वेरीफाई कर लेना, क्योंकि जो ईडी वाला टॉपिक चेरेनकोव रेडिएशन के अंदर आपको ये डिराइव करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का अलग से एक डेरिवेशन है, जो कि आप देख सकते हो। सो मैंने डेरिवेशन आपको यहाँ पे शो कर दिया है। अब अगर आप चाहते हो कि मैं ये समझाऊं आपको, तो वैसे तो किया तो वो भी जा सकता है, लेकिन मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत, चलो मैं नहीं कर रही हूँ। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो। बाकी ये अच्छे से मतलब ईडी में इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला पार्ट हम क्लासिकल मैकेनिक्स में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, क्योंकि उसमें ये सिलेबस में है। तो चलिए, हमारे पास में ये इक्वेशन नंबर 5 जो है वो आ जाती है, जिसका डेरिवेशन मैंने अभी अभी आपको दिखाया। हम जे की और रो की वैल्यू रखेंगे। जे और रो हमारे पास था, ये जे की वैल्यू थी हमारे पास, और ये रो की वैल्यू थी हमारे पास, वो हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो, हम एक्सपांड करेंगे ए और फाई को फूरियर स्पेस इंटीग्रल के फॉर्म में। तो फूरियर स्पेस में हमें पता है ए जो है और फाई जो है, तरीका में पता है, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट होते हैं फाई के और ए के, और ई रेस टू पावर आई के डॉट आर डी के, और यहीं पर ई रेस टू पावर आई के डॉट आर डी के हो जाएगा। टेकिंग लैप्लासियन ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म, सो यहाँ पर ए का करेंगे डेल टू ए। सो डेल टू ए से हमें क्या मिलेगा, अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जहां पर ई आई के डॉट आर होता है, अगर उस पर डेल ऑपरेटर लगाते हैं तो यहाँ पे आई के एक्स्ट्रा लग जाता है। अब हमें डेल स्क्वायर लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, विच इज माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे ये के स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, बाकी एज इट इज है। सिमिलरली डेल टू फाइव के अंदर भी माइनस का के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन एक तरह से हमें मिला क्या, फूरियर कंपोनेंट्स डेल टू ए और डेल टू फाइव के फूरियर कंपोनेंट्स हमें मिले क्या। डेल टू ए का अगर केवल फूरियर कंपोनेंट अगर अपन लेते हैं तो एक्स्ट्रा क्या टर्म मल्टीप्लाई हुआ, एक्स्ट्रा माइनस का के स्क्वायर हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया माइनस का के स्क्वायर ए के, और यहाँ पर माइनस का के स्क्वायर फाइव के, ठीक है। हेंस द फूरियर कंपोनेंट्स ऑफ इक्वेशन 6। सो इक्वेशन 6 जो है वो यहाँ पे हमें मिली थी, ये डेल टू ए और डेल टू फाइव का तो अपन निकाल चुके हैं, तो वो अपन फूरियर कंपोनेंट्स रख देंगे। सो ये माइनस का ए स्क्वायर फाइव के हो जाएगा, और हमारे पास में ये तो डेल टू फाइव का, डेल टू ए का हो गया है ना। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या था, देखो इक्वेशन 6 में इसका तो रख दिया अपन ने माइनस का के स्क्वायर ए के, ठीक है। सेकेंड टर्म रखते हैं, सेकेंड टर्म में है एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डेल टू ए अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो उसकी जगह अपन ने रखा है एन स्क्वायर सी स्क्वायर डेल टू ए अपॉन डेल टी स्क्वायर, ए की जगह ए के आ गया, ए की जगह अपन ए के लिख रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ फूरियर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में हमारे पास देखो माइनस का म्यू नॉट ईवी एंड डेल्टा आर माइनस बी टी है। सो माइनस का म्यू नॉट ईवी जो है ये म्यू नॉट ईवी हो जाएगा, और हमें फूरियर इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। सो हमने फंक्शन एज इट इज रखा है, और ये फूरियर क्योंकि यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल है इसलिए यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, और हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे माइनस का आयोटा के डॉट आ जाएगा। टू पाई का क्यूब इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास के स्पेस में लेंगे तो उसके लिए वन बाय टू पाई आएगा, फिर वापस हमारे पास पोजिशन स्पेस में जाएंगे तो एक बार और रूट टू पाई आएगा। तो एक्स डायरेक्शन के लिए वन बाय टू पाई, वाई के लिए वन बाय टू पाई, जेड के लिए वन बाय टू पाई, तो वन बाय टू पाई का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ करेंगे, अब यहाँ पर देखो डेल्टा फंक्शन जब भी आता है तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, डेल्टा फंक्शन को रिमूव कर दिया जाता है, और फंक्शन में जहां पर आर होगा आर की जगह क्या आ जाएगा, वीटी आ जाएगा। तो यहाँ फंक्शन में यहाँ लिखा हुआ है ई रेस टू पावर माइनस आई के डॉट आर, तो इस आर की जगह कितना आ जाएगा, वीटी आ जाएगा। सो ई वी माइनस आई के डॉट वीटी आ जाएगा, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया। सिमिलरली फाइव के साथ वाला मैं नहीं समझा रही हूँ, फाइव वाला आप कर लेना। ये फाइव का फूरियर कंपोनेंट था, ये टी था, और राइट हैंड साइड में भी हमें फूरियर इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, सो हमारे पास ये टर्म आ जाएगा। इक्वेशन 10 को हम किस तरह से रखेंगे अब वो देखते हैं। इक्वेशन 10 के अंदर हमने क्या किया है, मैं 11 का बता, 10 बी को देख लेते हैं, इस वाली को देख लेते हैं। सो यहाँ से हमारे पास में ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा,
है ना। तो के स्क्वायर फाइव के ये रहा, एन स्क्वायर वाला टर्म हमारे पास ये रहा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये पूरा टर्म जो है ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इसी तरह से 10a को आप लिखेंगे तो 10a आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, और हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब अपन को क्या करना है, डेल टू बाई डेल टी स्क्वायर को अपन रिप्लेस कर सकते हैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर से, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ई रेस्ट पावर माइनस आई ओमेगा टी होता है। सो माइनस आई ओमेगा का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि माइनस का ओमेगा स्क्वायर आएगा। सो फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास एज इट इज आ गया। सेकेंड टर्म में यहाँ पे देखो डेल टू ए के अपॉन डेल टी स्क्वायर है, उसको सिंपली अपन को क्या करना है, इसको अपन को लिखना है माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए के, ठीक है। सो माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए के यहाँ पे लिख दिया, और राइट हैंड साइड जो है उसको टच, राइट हैंड साइड में देखो के डॉट वी है, के डॉट वी को लिखा है ओमेगा, क्योंकि ओमेगा होता है के डॉट वी। हमें पता है ना ओमेगा इज इक्वल टू के वी होता है, थ्री डायमेंशन में लेंगे तो ओमेगा तो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि के और वी वेक्टर क्वांटिटी है, तो के डॉट वी करना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये ओमेगा के टर्म में आ जाएगा। इसी तरह से फाइव वाला करेंगे, फाइव वाले के अंदर भी हमारे पास ये टर्म आ चुका है, ठीक है। फाइव वाले के टर्म के अंदर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, एप्साइलन को अपन ने क्या रखा है, एन स्क्वायर रखा है। इस एप्साइलन को देखो एन स्क्वायर रखा है यहाँ पे, जो कि ऊपर लिखा हुआ था हमारे पास में। अब अपन को क्या करना है, हेंस द फूरियर कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड फाइव आर गिवन बाय, यहाँ से ए के कॉमन आएगा, और रिमेनिंग टर्म के स्क्वायर माइनस दिस टर्म कॉमन ब्रैकेट में आएगा, फिर वो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। सो ये मिल जाएगा आपको। यहाँ से भी आप क्या करेंगे, फाइव के जो है वो कॉमन लेंगे, रिमेनिंग टर्म को डिनोमिनेटर में भेजेंगे, तो ये अपन को मिल जाएगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 द फूरियर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली हमारे पास में था माइनस डेल ए अपॉन डेल टी माइनस का डेल फाइव था। सो अगर उसका फूरियर कंपोनेंट लेना है, सो देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एक डेल बाय डेल टी लगाया हुआ है, डेल बाय डेल टी को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस आई ओमेगा लेना पड़ेगा, करेक्ट। सो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट होके प्लस का आई ओमेगा आ जाएगा, और साथ में ए आ जाएगा, तो ए के ले लिया क्योंकि फूरियर कंपोनेंट लेना है इसलिए के लगाया। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, माइनस का डेल, डेल में हमारे पास आई के लगाना पड़ेगा पर विद पॉजिटिव साइन, तो एक माइनस यहाँ पे है और आई के एक्स्ट्रा आ जाएगा, सो ये आई के आ जाएगा और फाइव के हो जाएगा, करेक्ट। अब ए के और फाइव के, ए के यहाँ से पुट करना है यहाँ पे, और फाइव के यहाँ से पुट करना है यहाँ पे, तो ई के की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ए के रख दिया और ये हमारे पास फाइव के रख दिया, ठीक है। यहाँ तक कर लिया। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को वन अपॉन सी स्क्वायर रखेंगे, और म्यू नॉट की वैल्यू ये रखेंगे, कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। सो हमारे पास और कहीं तो म्यू नॉट है नहीं, ये वाली वैल्यू अपन रखेंगे, सो हमारे पास ये वाला टर्म आ जाएगा, ये आप देख लेना, ई के हमारे पास ये हो जाएगा। आई डोंट नो ये होगा कि नहीं होगा, ये आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा, ओके। ये आपके पास डिफिकल्ट होगा क्या, लेट मी सी के आगे कितना बड़ा है, ओ माय गॉड, है ना, ये वैल्यू रखी है सिर्फ ई के अंदर। आई होप आप ये कर लेंगे। क्या करना है आपको, यहाँ पे ये टर्म कॉमन आ जाएगा, ये टर्म कॉमन आ जाएगा, म्यू नोट को एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट कर लोगे, एप्सिलॉन नॉट को सी स्क्वायर कन्वर्ट कर लोगे, है ना। सो फिर आप ये टर्म देख लेना, आपके पास ये मिल जाएगा। अब हमारे पास अभी ई का केवल कंपोनेंट है, हमने ध्यान रखिए, हमने इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ कुछ पार्ट था, यहाँ ए के लिखा हुआ था, और यहाँ एक्सपोनेंशियल वाला था, हमने सिर्फ ये वाला पार्ट लिया था, यानी फूरियर कंपोनेंट लिया था। सो अगर हमें ई के मिल चुका है, सो ई का अपन फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं पूरा, तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा ई के ई रेस टू पावर आई के डॉट आर साथ में डी के, करेक्ट। सो हमारे पास ई के की वैल्यू जो है वो यहाँ से अपन पुट कर देंगे, सो ई के की वैल्यू अपन को पुट करनी है, साथ में ई की पावर आई के डॉट आर माइनस आई ओमेगा टी डी के हो जाएगा, ठीक है। फोर्स अगर अपन को निकालना है इलेक्ट्रॉन पे, तो फोर्स कितना होता है, ई इंटू ई होता है। सो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इस पूरे टर्म को सिर्फ ई से मल्टीप्लाई करना है और आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, करके देख लेना ये भी। इसके बाद थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको आ सकती है, जो मैं बता देती हूँ। आपके पास आएगा हाँ, हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग के एक्स वी को तो ओमेगा पुट करेंगे, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा था कि जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल था वो ओमेगा अपॉन के एक्स था, करेक्ट। सो के एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से के एक्स वी जो आ रहा है, जस्ट अ मिनट। सो ये वाला चीज तो ठीक है, के एक्स वी जो है वो ओमेगा के इक्वल है, और मान लीजिए रूट ऑफ के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर को अपन नए वेरिएबल स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा होगा क्या,
के स्क्वायर जो कि क्या था, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, उसमें के एक्स स्क्वायर की जगह तो अपन रखेंगे ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और रिमेनिंग पार्ट क्या है, के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, उसकी जगह अपन रखेंगे क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ साथ में क्योंकि हमने के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर को क्यू स्क्वायर माना है, ठीक है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। तो अगर के वाई के जेड का अपन स्पेस बनाते हैं तो उसमें एक छोटा सा अगर एलिमेंट लेते हैं तो वो रिंग के फॉर्म में होगा, वो रिंग के फॉर्म में होगा, इधर हमारे पास के वाई है और इधर हमारे पास के जेड है, और इसकी रेडियस जो होती है वो आर होती है, तो हमारे केस में क्यू होगी, क्यू रेडियस होगी। और अगर ये जो रिंग अपन ले रहे हैं उसकी थिकनेस डी क्यू है, तो इस रिंग का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 2 पाई क्यू डी क्यू। और वैसे एरिया अगर के वाई के जेड में एरिया लिखें तो एक्स वाई जेड में एक्स वाई प्लेन में एरिया क्या होता है, डी एक्स इंटू डी वाई, वैसे ही के वाई के जेड में एरिया एलिमेंट क्या होगा, डी के वाई इंटू डी के जेड, तो एरिया एलिमेंट क्या होगा, 2 पाई क्यू डी क्यू। ठीक है, सो यहाँ पर डी के वाई डी के जेड जो है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई क्यू डी क्यू। तो वी कैन राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ ई। अब हम ध्यान रखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड अपन को लिखना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास थी कहाँ पे, यहाँ पे 16 बी में है। मैं एक बार के लिए यहाँ से ले लेती हूँ ताकि स्क्रीन में एक साथ दिखे, सिर्फ एक ई तो एक्स्ट्रा है, एक ई को हटा दो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सो ये टर्म हमारे पास एज इट इज है, देखो ये टर्म हमारे पास एज इट इज यहाँ पे आ गया हमारे पास। ओ माय गॉड, ये मैग्नीट्यूड कैसे आया। ओके, एक एक चीज करते हैं। सबसे पहले इस के स्क्वायर को क्या लिखना है, देखो इस के स्क्वायर को अपन को लिखना है ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये रहा ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। और ये जो एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है वो ये रहा एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। सो डिनोमिनेटर तो ऑल क्लियर है हमारा, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास ये रहा डीके, इस डीके की जगह ये डीके बेसिकली हमारा क्या है, डीके वाई, सॉरी ये डीके हमारा क्या है, ये है डीके एक्स, डीके वाई और डीके जेड, जिसमें से डीके वाई डीके जेड की जगह तो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई क्यू डी क्यू। ठीक है, सो क्यू डी क्यू तो यहाँ पे है, साथ में 2 पाई जो था, 2 पाई जो था उसमें से देखो एक पाई से ये एक पाई की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, सो पाई बच जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो हमारे पास सिर्फ पाई आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो ये कोफिशिएंट भी क्लियर हो गया। अब हमारा बचा डी के एक्स, अभी तक हमने डी के एक्स नहीं लिखा, तो के एक्स वी हमारा क्या है, ओमेगा है ना। सो यहाँ पे देखो एक ओमेगा यहाँ पे था, वो ओमेगा यहाँ पे है, वो ओमेगा हमारा पास यहाँ पे है। और अगर इसका हम दोनों साइड में डिफ्रेंसिएशन करें, सो डी के एक्स जो है वो बेसिकली कितना हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन वी हो जाएगा। तो डी ओमेगा तो यहाँ पे है, और नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, वी से डिवाइड करना पड़ेगा, वी से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइड करने वाला टर्म जो है वो कहाँ गया, वो अपन को देखना पड़ेगा, है ना। 1 मिनट के लिए फोर्स तो हमारे पास आ ही जाएगा, बस हमें ये देखना है कि यहाँ से ये टर्म कैसे आया, इसका डेरिवेशन करना है, फिर हमारे पास 1 मिनट फोर्स आ जाएगा। मैं देखना चाहती हूँ ये आगे कितना जा रहा है, नहीं ये हमें नहीं करना है, ये भी हमें नहीं करना है, ये करना है हमें, ये भी करना है हमें, हमें यहाँ तक लाना है। ओ गॉड, ओके, नीचे हमारे पास एक्स्ट्रा वी आना चाहिए, राइट। अब देखो मैं एक चीज करती हूँ आपके पास, इस सब को रिमूव करो, बाकी सब चीजें क्लियर है हमारे पास, डिनोमिनेटर भी क्लियर है। हमें कहा जा रहा है कि ये वेक्टर फॉर्म में था, हमें कहा जा रहा था कि ये वेक्टर फॉर्म में है, इसका मैग्नीट्यूड आप निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड अपन निकालेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड अपन निकालते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे देखो एक चीज बताना चाह रही हूँ, एन स्क्वायर बाय सी स्क्वायर और वी वेक्टर माइनस के वेक्टर अपॉन ओमेगा, और एक्स्ट्रा वी आ रहा था ना, मैं उसको एक बार लिख रही हूँ 1/v, एक्स्ट्रा वी आ रहा था ना 1/v, मैं उसको लिख के चल रही हूँ कि हमें ऊपर वाला टर्म वापस मिलता है या नहीं मिलता। 1/v को रहने दो, ये हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2a मल्टीप्लाई बाय 1/ओमेगा एंड v डॉट के। या आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ पे किया है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। a डॉट b में यही वेक्टर है और यही वेक्टर है, इसलिए v डॉट के लगा दिया। ठीक है, अब इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। मैं रूट नहीं लगा रही हूँ, बाकी आप समझ जाना, रूट में पहले बस यही लगा रही हूँ। सो n4 अपॉन c4। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ, इस v को अंदर भेजो तो ये नीचे v का स्क्वायर होके जाएगा, ऊपर ऑलरेडी v स्क्वायर है, सो v स्क्वायर बाय v स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर 1/v स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2n स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 1/v स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे क्या हो रहा है, रूट ऑफ n4 c4 ये इससे कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1/v4 माइनस 2/v4 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ n4 c4 माइनस 1/v4। कैसे मिला, क्योंकि माइनस का 2 में से प्लस का 1 माइनस हो गया। ठीक है, ये हमने कर लिया, एक बार के लिए इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ 1/v स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, मैं बताऊंगी अभी क्या करना चाह रही हूँ मैं। 1/v4 प्लस n4 अपॉन c4 माइनस 2n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर c स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर लगाया मैंने यहाँ पे, 1/v4 प्लस n4 अपॉन c4। आई टेल यू व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है हम क्या करना चाह रहे हैं। ये कैसे किया है यहाँ पे, ये देखो, n c बाय n क्या होता है, v होता है, c बाय n कितना होता है, v होता है। सो c बाय n को अपन ने v के टर्म में पुट किया तो ये वाला टर्म आ गया ना, कैसे भी करके देख लेना। और यहाँ से हमें मिल रहा है n4 अपॉन c4 माइनस 1/v4। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में उसका स्क्वायर था, 1/v स्क्वायर माइनस n स्क्वायर c स्क्वायर का स्क्वायर था, अगर मैं स्क्वायर हटा दूँ तो इसका रूट आ जाएगा, तो ये रूट ऑफ n4 अपॉन c4 माइनस 1/v4। अब देखो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इक्वेशन नंबर 2 का आरएचएस देखो, ठीक है, और इक्वेशन 1 का आरएचएस देखो, सेम है। अगर इक्वेशन वन का और इक्वेशन 2 का आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी सेम होना चाहिए। इक्वेशन 2 का एलएचएस ध्यान से देख लो, 1/v स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय c स्क्वायर है, और इक्वेशन 1 का आरएचएस क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ n स्क्वायर अपन c स्क्वायर v वेक्टर माइनस k वेक्टर अपॉन ओमेगा 1/v। अब मैं बताना चाहती हूँ कि हमें केवल उसका मैग्नीट्यूड लिखना था, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड लिखना था और वो ये लिखा हुआ आ रहा था। ठीक है, अब मुझे बताने दो आपको, हमें मैग्नीट्यूड लिखना था, तो मैं बता देती हूँ आपको, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड लिखना था, हमें इसका मैग्नीट्यूड लिखना था। हालांकि फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलती हूँ मैं ना, हमें इसका मैग्नीट्यूड लिखना था। करेक्ट, सो इसमें नीचे वाला टर्म मैंने क्लियर कर दिया था, ये वाला टर्म मैंने क्लियर कर दिया था, डी के वाला टर्म मैंने क्लियर कर दिया था। करेक्ट, ये वाला पार्ट अभी मैंने लिखा था यहाँ पे, एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वी वेक्टर माइनस के वेक्टर अपॉन ओमेगा, और इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना था। करेक्ट, और हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला और इसका मैग्नीट्यूड हमें मिला ये वाला 1/v माइनस एन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कैसे, लेट मी शो यू, ये देखो, इसका मैग्नीट्यूड जो है ये वाला टर्म आ रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा अपन को अब, है ना। बाकी जो ओमेगा और वी का टर्म है वो आप देख लेना, वो आप देख ही लेना ना, एक्स्ट्रा वी जो आ रहा था वो आ ही रहा था। सो हमारे पास ये आ चुका है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो भी कुछ नहीं कर सकते। सिमिलरली ई का मैग्नीट्यूड निकल गया तो उसको ई से मल्टीप्लाई करते ही फोर्स निकल जाएगा। अब हम जानते हैं कि वर्क डन जो होता है, अगर फोर्स हमारे पास है तो द एनर्जी लॉस पर यूनिट लेंथ इज द वर्क डन बाय द फोर्स ओवर द डिस्टेंस विच इज जस्ट यू इज इक्वल टू एफ। जितना भी वर्क डन होता है, यूनिट लेंथ ले रहे हैं, अगर यूनिट लेंथ में लेंगे तो वर्क डन कितना होता है, एफ डॉट डी आर होता है। यूनिट लेंथ के लिए ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ के लिए इक्वल हो जाएगा, और जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, तो हमारे पास यू इज इक्वल टू एफ आ जाएगा। करेक्ट, सो हमारे पास डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। अब हमें फिर से डी एफ निकालना पड़ेगा,
डीएफ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, केवल क्यू वाले टर्म को अंदर रखिए जो अपना फोर्स था, और बाकी सारे टर्म को, इसमें केवल क्यू वाले टर्म को हम अंदर रखेंगे इंटीग्रेशन के, बाकी सारे टर्म को बाहर ले लेंगे। तो ये चीज अपन ने की है और इंटीग्रेशन को समेशन से कन्वर्ट कर दिया। सो ये सारे टर्म हमने लिखे हैं मैग्नीट्यूड से, और ये क्यू वाले टर्म को इंटीग्रेशन के अंदर ले लिया। ठीक है, नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल p इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। सो हमारे पास में ये इंटीग्रेशन जो है वो किस में आ जाएगा, dp अपॉन p में आ जाएगा। अब ये थ्योरी मुझे आपको नहीं पढ़ानी है, लेकिन ये कॉशी रेजिड्यू थ्योरम अपन यूज करेंगे, जिससे कि हमें पता है कॉशी रेजिड्यू थ्योरम से ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2 पाई आयोटा ओमेगा के इक्वल होती है। सो ये वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करेंगे 2 पाई आयोटा ओमेगा, सो अपन को ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। नाउ this expression represents for the intensity of radiation in a frequency range d omega. From the expression 20 it is obvious कि हमारे पास में emitted only when this term, बाकी सारे टर्म पॉजिटिव हैं, सो ये टर्म हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सो हमारे पास ये कब होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास एनर्जी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, फोर्स पॉजिटिव होना चाहिए। सो वन शुड बी ग्रेटर देन दिस, या फिर यहाँ से सॉल्व करोगे तो वी शुड बी ग्रेटर देन सी बाय एन। तो अगर आपके पास एग्जाम में आता है कि चेरन को रेडिएशन इमिट होने की कंडीशन डिराइव कीजिए, तो आपको इक्वेशन नंबर 21 तक डिराइव करना है। और अगर आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है तो आप जितना शुरुआत में मैंने बताया था उतना एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस टॉपिक में कोई भी इक्वेशन डिराइव करते वक्त अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट कैंसिल कैसे होता है ये मैंने नहीं बताया था, तो यहाँ देख लीजिए ई की पावर आई के डॉट आर जो होता है वो आई के डॉट वी के बराबर होता है, और के डॉट वी ओमेगा टी होता है। सो बेसिकली ई की पावर आई के डॉट आर ई की पावर आई ओमेगा टी के बराबर है, और यहाँ पे प्लस और माइनस साइन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ई की पावर 0 आ जाएगा और वो 1 हो जाएगा। बाकी तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओ माई गॉड, दिस वाज ऑल अबाउट चेरेनकोव रेडिएशन।